पिछले वीडियो में हमने मूल्य निर्धारण बिंदु का जो है वो चर्चा की थी कि व्यवहारवादी रूप जो हैं वो मूल्यों से तटस्थ रहने की बात करते हैं कि हमारे किसी भी चीज़ को लेकर के, टॉपिक को लेकर के, जो भी हमारे वैल्यूज़ हैं, जो भी हमारी सोच है, जो भी हमारा दृष्टिकोण है, उसको लेकर के वो उस स्टडी के बीच में या उस दौरान नहीं आना चाहिए। तटस्थता जो है वो अध्ययनकर्ता की वो ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे कि रिजल्ट्स जो हैं वो एप्रोप्रिएट और एक्यूरेट आ सकें। अगला बिंदु है व्यवस्थाबद्धीकरण। इसमें जो रिसर्च की बात करते हैं व्यवहारवादी विचारक, वो कहते हैं कि अनुसंधान जो है यानी कि रिसर्च जो है वो आवश्यक रूप से क्रमबद्ध होना चाहिए। क्रमबद्ध का तात्पर्य है क्रम से बंधा हुआ, यानी कि पहले जो चीज़ आएगी, पहले उसकी बेसिक चीज़, उसके बाद में दूसरी, तीसरी, चौथी, इस तरीके से। जैसे आप लोग बुक्स में देखते हैं, पहले इजी चैप्टर्स होते हैं जो कि आपको उसके बारे में समझाते हैं, फिर धीरे 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 कॉन्सेप्ट जो है बढ़ते जाते हैं, यानी कि वो क्रम से आप उस चीज़ का अध्ययन कर रहे हैं। तो क्रमबद्ध होना चाहिए, यानी सिद्धांत और अनुसंधान दोनों इस तरीके से गुंथे हुए। सिद्धांत के बिना अनुसंधान की वैल्यू नहीं है, यानी थ्योरी और प्रैक्टिस दोनों। थ्योरी के बिना आप जो फील्ड वर्क है वो कंप्लीट नहीं होगा, और फील्ड वर्क के बिना थ्योरी जो है अधूरी है। तो इस प्रकार से सिद्धांत से अशिक्षित अनुसंधान निरर्थक, और आंकड़ों से असमर्थित सिद्धांत निरर्थक। तो ये दोनों सिद्धांत और तथ्य यानी कि थ्योरी और प्रैक्टिस जो है वो एक दूसरे से अपृथकनीय है, ऐसा कहना है, ऐसा मानना है व्यवहारवादियों का। विशुद्ध ज्ञान इसका अगला बिंदु है। विशुद्ध ज्ञान से यहाँ तात्पर्य है कि विशुद्ध मतलब हम जब तक कोई भी ज्ञान तब तक अधूरा है जब तक कि हम उस ज्ञान का उपयोग समस्याओं को सुलझाने में नहीं कर पाते। यानी व्यवहारवादी ये मानते हैं कि पॉलिटिकल साइंस या इससे जो भी हम कॉन्सेप्ट्स पढ़ रहे हैं उसमें हम चीज़ों को इस तरीके से देखें कि ये समाज में जो राजनीतिक समस्याएं हैं उनको सुलझाने का इससे रास्ता निकल सके। यदि समस्याओं को सुलझाने का या समस्याओं का समाधान हम इसके माध्यम से नहीं खोज सकते तो ये ज्ञान जो है वो अधूरा है, विशुद्ध ज्ञान नहीं कहा जा सकता। और आठवां बिंदु इसका लास्ट, इंटीग्रेशन यानी समग्रता। इनका कहना यह है कि पूरा मानव व्यवहार जो है वो एक इकाई है और इसका अध्ययन अलग अलग प्रकार से नहीं किया जाना चाहिए। व्यवहारवाद के अनुसार मानव व्यवहार में एक मूलभूत एकता पाई जाती है, और इस कारण से जितने भी ये विभिन्न समाज विज्ञान हैं, यानी कि मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, भूगोल, आपका पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक एड, हिस्ट्री, ये अर्थशास्त्र, ये सारे जो हैं एक व्यक्ति एक ही समय पर, जैसे कोई एक व्यक्ति है वो अगर शादी में जा रहा है उस वक्त वो सोशल व्यक्ति है, अगर वो पैसा खर्चा कर रहा है उस वक्त वो आर्थिक व्यक्ति है, यदि चुनाव में वोट देने जा रहा है तो वो राजनीतिक व्यक्ति है, यदि वो पाठ पूजा कर रहा है, नैतिक मूल्यों का पालन कर रहा है, वो नैतिक व्यक्ति हो गया, यदि वो बीमार पड़ रहा है सर्दी खांसी से तो वो यानी कि उस वक्त उसके ऊपर भौगोलिक प्रभाव पड़ रहा है। तो एक ही व्यक्ति के अलग अलग उसके संदर्भों में अध्ययन नहीं कर सकते, वो पूरा एक पूर्ण इकाई है। तो इस कारण से राजनीति विज्ञान, राजनीति व्यवहार जो है वो उसका अध्ययन भी बाकी के जितने भी पक्ष हैं उनके संदर्भ में किया जाना चाहिए, जिससे कि उस चीज़ को, उस बिंदु को उसकी कंप्लीटनेस में समझा जा सके। अब आगे हम करेंगे इसकी आलोचना व्यवहारवाद की। तो इसमें जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे, जो डेविड ईस्टन और बाकी जिन लोगों ने इसमें अपना योगदान दिया, उन्होंने बहुत ज़्यादा शब्द के आडंबरों में वो फंस गए। इन्होंने बहुत नई शब्दावली, नए कॉन्सेप्ट और एकदम इस तरीके की भारी भरकम वाक्य रचनाओं का प्रयोग किया, जिससे ये लगता है, और इसके पीछे कारण क्या था, पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति विज्ञान को फिज़िकल साइंसेस के ज़्यादा से ज़्यादा नज़दीक पहुंचाने की कोशिश, यानी उसमें सुनहरे शब्द जाल में राजनीति विज्ञान की जो आत्मा है वो खोती हुई सी प्रतीत होती है। डॉक्टर एस.पी. वर्मा इसमें एक कहते हैं, इनकी कोटेशन आप लोग देखिएगा किताब में, तटस्थता और निष्पक्षता प्राप्त करने के लिए अनुभववादी सिद्धांतवादियों ने एक नया उलझाने वाला और फूहड़ शब्द जाल आविष्कृत कर लिया है। यानी कि शब्दों के जाल में फंस करके जो ओरिजिनल बात थी, ओरिजिनल बात क्या थी कि राजनीतिक लेवल पर जो समस्याएं हैं उनका समाधान ढूंढना, वो नहीं हो पाया।
दूसरा, राजनीति व्यवहार की धारणा गलत उन लोगों ने जो है वो उसका बात की कि व्यवहारवादी जो है वो मानव व्यवहार का विज्ञान जो है उसको प्रस्तुत करने में असमर्थ रहे। उन्होंने इसके पीछे सामान्य नियम खोजने की कोशिश की, लेकिन उनको सीधा नियमों में नहीं बांधा जा सकता। तीसरा, राजनीति विज्ञान विशुद्ध विज्ञान नहीं है, क्योंकि किसी भी तरीके से हम इसको फिज़िकल साइंसेस के तौर पर नहीं देख सकते। वहाँ के जितना एक्यूरेट अप्रोप्रिएट रिजल्ट्स पॉलिटिकल साइंस में नहीं आ सकते। पद्धतियों पर बहुत ज़्यादा बल दिया। व्यवहारवादी तथ्यों और आंकड़ों को इकट्ठा करने में इतना ज़्यादा उलझ गए कि व्यावहारिक और जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको भुला दिया। केवल पद्धतियों पर ही महत्व दे देना और जो घटनाएं हैं, जो समस्याएं हैं, उनका जो आंतरिक तत्व हैं, उसको आप किसी भी क्वेश्चनर से, किसी भी ऑब्जर्वेशन से, किसी भी इस तरीके के स्टैटिस्टिकल टेक्निक से अंदाज़ा नहीं लगा सकते। मूल्य निरपेक्षता की बात की उन्होंने, तो मूल्य निरपेक्षता यानी कि कोई भी व्यक्ति कोई शोध कर रहा है तो वो शोध वो व्यक्ति उस टॉपिक पर कर ही इसलिए रहा है क्योंकि वो उसे पसंद है। हम किसी सब्जेक्ट का अध्ययन करते हैं तो इसलिए करते हैं कि वो सब्जेक्ट हमें पसंद होता है। तो पसंद नापसंद, मूल्य, आदर्श, इन चीज़ों को शोध से पृथक नहीं किया जा सकता। दूसरा, बहुत खर्चीला ये साबित हुआ जितना भी व्यवहारवाद का सारा अध्ययन था। इस पे उस समय के करोड़ों डॉलर्स जो हैं वो खर्च हो गए अमेरिका में, और जो रिज़ल्ट जिस प्रकार का जितना आना चाहिए था वो उतना नहीं आ पाया। दूसरी पद्धतियाँ जैसे कि इतिहास, नीति, दर्शन, सांस्कृतिक इतिहास, राजनीतिक विवरण, राजनीतिक अनुभव, इन सब चीज़ों की जो है बहुत ज़्यादा महत्व स्वीकार नहीं किया इन व्यवहारवादियों ने, और सूक्ष्म अध्ययन के निष्कर्ष को बड़े स्तर पर लागू करने की बहुत बड़ी समस्या थी कि माइक्रो मैक्रो विश्लेषण जो है वो उसको बड़ा लेवल पर लागू करने की बात पॉसिबल नहीं है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। जैसे कि एक गांव के थोड़े से मतदाताओं पर, वोटर्स पर आपने जो अध्ययन किया, उनसे जो रिसर्च करके जो कंक्लूजन निकाला, उसको आप एक बड़े लेवल के स्टडी पर वो नहीं देख सकते कि ये चीज़ यहाँ पर अप्लाई की जा सके। संख्यात्मक पद्धति से मानव के व्यवहार को मापना संभव नहीं है, क्योंकि मानव का व्यवहार को नापने का कोई मीटर इस तरह का ऐसा हम नहीं देख सकते। तो लेकिन इसके बावजूद भी, इन आलोचनाओं के बावजूद भी हम ये कह सकते हैं, कोई भी चैप्टर, कोई पॉलिटिकल साइंस में नहीं, किसी भी सब्जेक्ट में आप कोई चैप्टर पढ़ेंगे, उसको लिखेंगे, तो हम पहले उसके बारे में पढ़ते हैं, उसके उदय विकास के कारण, उसकी मूल्य, उसके अर्थ, परिभाषा, प्रकृति, ये सब पढ़ते हैं। उसके बाद में उसका मेरिट्स और डीमेरिट्स का अध्ययन करते हैं, फिर उसकी आलोचना करते हैं। आलोचना पर आपको एग्ज़ाम में कोई भी आंसर ख़त्म नहीं करना है। आंसर हमेशा आलोचना के बाद में उसके निष्कर्ष और महत्व पर ख़त्म करना है। तो इसी तरीके से व्यवहारवाद का महत्व इस बात में है कि व्यवहारवादियों ने शोध की बात की। शोध का एक बहुत बड़ा, जो आज पीएचडी रिसर्च जो हम लोग सुनते हैं, वो उसमें जितने भी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, जितना भी हम हाइपोथेसिस बनाते हैं, उसमें जो टेक्निक्स इस्तेमाल करते हैं, ये सब किसकी देन है? ये सब व्यवहारवादी आंदोलन की देन है। ये ज़रूर है कि व्यवहारवादी आंदोलन की बहुत सारी आलोचनाएं होती हैं, लेकिन उसके महत्व को हम नकार नहीं सकते। थैंक यू।